वेलकम एवरीवन। आज हम नार्निया सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी नार्निया सेकंड मूवी के 3 साल बाद की है। लूसी और एडमन अपने गुस्सेल चचेरे भाई यूस्टेस के साथ रहते हैं, जबकि पीटर और सुजेन अमेरिका में अपने मॉम डैड के साथ होते हैं। एडमन अपने डैड की तरह सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए वो अभी बहुत छोटा होता है। वही यूस्टेस लूसी और एडमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दोनों हमेशा नार्निया के बारे में बातें करते रहते हैं और यूस्टेस को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि नार्निया जैसी मैजिकल जगह हो ही नहीं सकती। उसे उनकी बातें बकवास लगती है और उनका मजाक उड़ाता है। वही लूसी और एडमन समुद्री जहाज की पेंटिंग देख रहे थे, तभी यूस्टेस वहाँ पर आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी लूसी को उस पेंटिंग के अंदर की लहरें चलती हुई नजर आती है। देखते ही देखते उस पेंटिंग से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है। यूस्टेस उस पेंटिंग को बाहर फेंकने के लिए आता है। जब वो उस पेंटिंग को उतारता है तभी उस पेंटिंग के अंदर का सारा पानी बाहर आता है और वो उस पानी के अंदर डूबने लगते हैं। देखते ही देखते वो समंदर में पहुंच जाते हैं और उनके साथ यूस्टेस भी होता है। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत बड़ी शिप आ रही है। तभी शिप से कुछ लोग समंदर में कूद जाते हैं और इन तीनों को बचा लेते हैं। वो कोई नहीं बल्कि नार्निया का राजा कैस्पियन होता है। उसे देखकर एडमन और लूसी खुश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम नार्निया में हैं। कैस्पियन उन्हें शिप के अंदर लेके आता है। कैस्पियन उनसे पूछता है कि तुम्हारा नार्निया में कैसे आना हुआ। लूसी और एडमन को लगा शायद कैस्पियन ने उन्हें बुलाया होगा, लेकिन कैस्पियन ने उन्हें नहीं बुलाया था। तभी यूस्टेस बोलने वाला चूहा देख लेता है। वो उसे देखकर तो बिल्कुल पागल हो जाता है और जब वो एक ऐसे जानवर को देखता है जो 2 पैरों पर खड़ा होकर उससे बात करता है, उसे देखकर यूस्टेस वही का वही बेहोश हो जाता है। उसके बाद कैस्पियन लूसी और एडमन को उनकी पुरानी चीजें वापस देता है, जिसको कैस्पियन ने 3 सालों से संभल के रखा हुआ था। एडमन उसे पूछता है कि तुम शिप से कहाँ जा रहे हो। कैस्पियन उन्हें बताता है कि मैंने जब अपने चाचा से गद्दी वापस ली, उसके बाद उन्होंने मेरे पिता के 7 वफादार दोस्तों को मारने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर सुनसान टापू पर चले गए और वो तब से लापता है और हम सब उन्हें ढूंढने के लिए निकले। तभी शिप के लोगों को दूर से एक जमीन नजर आती है जिसका नाम लोन आइलैंड होता है। वो छोटी छोटी बोट से उस आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी यूस्टेस बंदी बनाए हुए लोगों को देखता है, लेकिन वो सबसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी एडमन कहता है कि क्या तुम बाहर रह के रखवाली कर सकते हो। तब यूस्टेस कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कैस्पियन उसे अपनी तलवार देके एक बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं। वो वहाँ की चीजों को देख रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर हमला करते हैं और उन्हें बंदी बनाया जाता है। वो लोग यूस्टेस और लूसी को बेचने के लिए लेके जाते हैं और कैस्पियन और एडमन को अलग से एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी उन्हें अंधेरे से आवाज आती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है। कैस्पियन उसे पहचान लेता है कि उसके पिता के 7 सामंतों से एक है। एडमन खिड़की से बाहर देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वो आदमी कहता है कि यहाँ का राजा लोगों को बंदी बनाकर सौदागरों को बेच देता है और अगर कोई नहीं बिकते तो उन्हें समंदर में धुन के हवाले कर दिया जाता है। तब एडमन और कैस्पियन देखते हैं कि एक बोट में कुछ लोगों को समंदर में बेच दिया जाता है। तभी हरी धुंध आकर उस बोट के साथ उन लोगों को ही गायब कर देती है। वही यूस्टेस और लूसी को वो लोग बेचने वाले थे। तभी कैस्पियन की शिप से बाकी के लोग वहाँ पर आके उनके ऊपर हमला करते हैं। कैस्पियन और उसके लोग सभी बंदी लोगों को आजाद करवाते हैं। तभी एक नाविक कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मैं एक बहुत अच्छा नाविक हूँ, काश आपको मेरी जरूरत पड़े। कैस्पियन उसे अपने साथ रख लेता है। वही बूढ़ा आदमी कैस्पियन को नार्निया की प्राचीन तलवार देता है और कहता है कि ऐसी और 6 तलवारें है जिसे तुम्हें ढूंढना है, जिससे हरिधुन को खत्म किया जा सकता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वही यूस्टेस जो वहाँ पर हो रहा था वो अपने बुक में लिख रहा होता है। रिपचिप यूस्टेस को तलवारबाजी भी सिखाता है। वही नाविक की बेटी उस शिप में छुपकर बैठी होती है। जहाज के लोग उसे कुछ नहीं करते, बल्कि उस जहाज में उसका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक नया आइलैंड दिखाई देता है। तब कैस्पियन कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और सुबह बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढेंगे। हो सकता है कि वो बचे हुए 6 लोग और उनकी तलवार हमें यहीं पर मिलेगी। और वो सारे लोग रात बिताने के लिए उस जादुई टापू पर रुक जाते हैं। जब वो सो चुके थे तभी वहाँ पर बड़े बड़े पैरों वाले अदृश्य दानव आ जाते हैं और वो लूसी के पास जाकर कहते हैं कि इसके पास
पास किताब है, यानी कि इसे पढ़ना आता है। और वो अदृश्य दानव लूसी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब लूसी पूछती है कि आखिर में तुम हो कौन, तो वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े अदृश्य दानव है और तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब लूसी कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगी। तब दानव कहते हैं कि तो ठीक है, हम तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। तब लूसी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तब अदृश्य दानव एक महल का दरवाजा खोलते हैं और लूसी को कहते हैं कि तुम्हें उस महल में जाना है, वहाँ पर तुम्हें जादुई मंत्र की किताब मिलेगी और तुम वो मंत्र पढ़ना जो अदृश्य को प्रकट कर दे। तब लूसी कहती है कि इतनी सी बात है तो एक काम तुम भी कर सकते थे। तब दानव कहते हैं कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। उसके बाद लूसी उस महल के अंदर जाती है। वही एडमन और कैस्पियन को पता चलता है कि लूसी ऐसे गायब है, इसलिए वो सारे लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही लूसी उस जादुई किताब के पास पहुंच जाती है। वो एक बहुत खूबसूरत किताब होती है, उसमें हर चीज के लिए एक मंत्र होता है। जब वो बर्फ गिरने वाला मंत्र पढ़ती है तभी उसके ऊपर बर्फ गिरने लगती है। उसके बाद जब वो किताब से बर्फ हटाती है तब किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं। तभी एक पेज पे हाथ रखकर उसे रोकती है। उस पन्ने पर खूबसूरती का मंत्र लिखा होता है कि आप जिसकी तरह बनना चाहते हो वही तुम बन जाओगे। तो वो अपनी बहन सुजैन को याद करती है। दरअसल लूसी अपनी बहन की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी, लेकिन जब आईने में देखती है तब वो लूसी होती है। उसके बाद लूसी वो पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेती है। वही कैस्पियन और उसके साथी लूसी को ढूंढकर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अदृश्य दानव होते हैं। वो अदृश्य दानव सभी को ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी लूसी जो अदृश्य दिखने वाला मंत्र होता है वो पढ़ती है और कैस्पियन के लोगों को अदृश्य दानव दिखने लगते हैं। दरअसल वे बड़े नहीं होते, वो एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे और उनके एक ही पैर होते हैं। तभी लूसी एक जादूगर के साथ बाहर आती है। उसका नाम कुरियाकन होता है और उसने हरिधुन से बचने के लिए उन दानों को अदृश्य बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हरिधुन का शिकार बन रहे थे। वो उनको महल के अंदर लेके जाता है और उन्हें जादुई मैप दिखाता है और कहता है कि पूर्व की ओर एक अंधेरा टापू है जहाँ पर बुराई बसती है, जो तुम्हारे भयानक सपने को पूरा कर सकती है और तुम्हें इसे रोकने के लिए उसका जादू बेअसर करना होगा। और तुम्हारे पास जो तलवार है ऐसी और 6 तलवारें हैं। दरअसल उसने 7 सामंतों को पूर्व की ओर भेजा था ताकि इस जादू के असर को बेअसर कर सके, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चला। आगे वो कहता है कि जब तुम्हें 6 तलवार मिलेगी तब तुम्हें एक नीले तारे के पीछे जाकर रमंडू टापू पर जाना होगा और वहाँ पर 7 तलवार को आसलन के टेबल पर रखना होगा। और जब तक तुम 7वीं तलवार नहीं रोकोगे तब तक जादू बेअसर होगा। जादू की ताकत तुम्हें लुभा सकती है, लालच दे सकती है, इसलिए तुम मायाजाल के बहकावे में मत आना। अब कैस्पियन और सारे लोग अपना शिप लेके आगे बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में उनका सामना तेज तूफान से होता है और साथ ही उनके पास का खाना भी खत्म होने वाला था। कैप्टन कैस्पियन को कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए खाना और पानी है और ऊपर से हम तूफान के बीच फंसे हुए हैं। हमारे पास ये आखिरी मौका है हमें वापस लौट चलने का। लेकिन कैस्पियन आधे रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहता। वही रात के समय लूसी ने जो पन्ना फाड़ा था वो निकाल कर खूबसूरत बनने वाला मंत्र पढ़ती है और वो आईने में जाकर देखती है। तब वो देखती है कि वो सच में सुजैन बन चुकी है, लेकिन उसके सुजैन बनने की वजह से लूसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी कि उनके लिए नार्निया जैसी कोई चीज नहीं है और ना कभी नार्निया गए, क्योंकि लूसी की वजह से इन सबको नार्निया के बारे में पता चला था। और उसके 2 ही भाई होते हैं, पीटर और एडमंड। उनके बीच लूसी नहीं होती और वो दोनों लूसी को जानते भी नहीं। तब वो घबरा कर फिर से वापस अपने रूप में आ जाती है। तब आसलम वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुमने इच्छा जाहिर करके बहुत कुछ खो दिया, तुम्हारी वजह से ही वो नार्निया को जानते हैं। तुम अपने काबिलियत पर शक मत करो और खुद से दूर मत भागो। और वहाँ से चला जाता है। तभी पता चलता है कि लूसी सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। वो उस पन्ने को जला देती है। दरअसल इन सब के ऊपर धीरे धीरे जादू का असर होने लगा था, इस वजह से उन्हें बुरे सपने दिखाई दे रहे थे। वही एडमंड को भी अपने सपने में व्हाइट विच दिखती है, जो उसे कहती है कि वो उसके साथ चले, वो उसको राजा बना देगी। और कैस्पियन को अपने पिता के सपने आ रहे थे। अगली सुबह उन्हें एक नया आइलैंड मिलता है। कैस्पियन कहता है कि हम में से कुछ खाना और पानी ढूंढने के लिए जाओ और हम बाकी सामंतों को ढूंढते हैं। लेकिन यूस्टेस उनके साथ एक काम नहीं करना चाहता, इसलिए उनसे दूर अकेला भाग जाता है। आगे बढ़ने पर कैस्पियन और एडमंड को एक गुफा दिखाई देती है। जब वो उस गुफा के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर पानी के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। कैस्पियन उसे पहचान लेता है कि वो 7 सामंतों से एक है। उन्हें दूसरी तलवार भी दिखाई देती है जो पानी के अंदर होती है। जब एडमंड उस पानी में लकड़ी डालता है तब वो लकड़ी सोना बन जाती है। तब वो समझ जाते हैं कि जो भी चीज इस पानी में गिरती है तब वो सोना बन जाती है। एडमंड पानी के अंदर तलवार डाल के दूसरी तलवार को बाहर निकालता है, लेकिन वो तलवार सोने की नहीं बन जाती, क्योंकि
सामंतों की तलवार जादू की होती है, इसलिए उन तलवार पर असर नहीं होता। लेकिन उस जादू के असर से एडमंड के मन में लालच आ जाता है। वो लूसी को कहता है कि इस पानी के अंदर जो भी चीज डालो तो वो सोना बन जाती है। हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन तभी लूसी एडमंड को होश में लाती है और कहती है कि ये जगह हमें ललचा रही है, हमें इस जादू के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वही यूस्टेस चलते चलते बहुत दूर आता है और एक खाई में गिर जाता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारा सोना दिखाई देता है। यूस्टेस होता ही लालची है, वो इतना सारा सोना देखकर खुश होता है और उस सोने को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब होने लगता है। वही लूसी और एडमंड को यूस्टेस कहीं पर दिखाई नहीं देता। तब एडमंड और कैस्पियन उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ यूस्टेस गिरा था। उन्हें वहाँ पर यूस्टेस के कपड़े और जूते दिखाई देते हैं, लेकिन यूस्टेस वहाँ पर नहीं था। उस जगह पर उन्हें और एक तलवार मिलती है जो तीसरे सामंत के पास होती है। अब उन्हें लगता है कि यूस्टेस शायद जादू का शिकार बन गया और शायद जादू के असर ने उसे मार भी दिया होगा, इसलिए दोनों वापस जाने लगते हैं। वही कैस्पियन के शिप पर आग उगलने वाला ड्रैगन आता है। कैस्पियन के लोग उस पर हमला करने लगते हैं। तभी ड्रैगन एडमंड को ही उठाकर अपने साथ लेके जाता है। वो उसे लेकर एक घाटी के पास जाता है जहाँ पर लिखा था आई एम यूस्टेस। ये सब समझ जाते हैं ये जरूर खजाने के लालच में आया होगा, यानी कि उस जादू के असर से यूस्टेस ड्रैगन में बदल गया। लूसी यूस्टेस के पंजे से एक जादुई ब्रेसलेट को निकाल देती है, जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है। वही शिप पर जाने के लिए उनकी नाव तैयार होती है, लेकिन लूसी कहती है कि हम यूस्टेस को ऐसे नहीं छोड़ सकते और इसे नाव पर भी नहीं ले जा सकते। इसलिए कैस्पियन कैप्टन को कहता है कि आप लोग नाव लेकर आगे जाओ, हम आज की रात यहीं पर रुकेंगे और आगे क्या करना है वो हम सुबह देखेंगे। रात में यूस्टेस ड्रैगन बनने की वजह से बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। तभी रिपचिप उसके पास जाकर उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें कुछ खास मकसद के लिए चुना हो, इसलिए तुम ड्रैगन बन गए और वो भी बहुत शक्तिशाली। वो उसके साथ रात भर जागकर उसे कहानी सुनाता है ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। सुबह होने के बाद उन्हें वही नीला तारा दिखाई देता है और वो सभी नीले तारे के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से हवा आना बंद हो जाती है और उनकी शिप आगे बढ़ नहीं पाती। तभी यूस्टेस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शिप को खींचने लगता है और उस शिप को रमंडू आइलैंड पर पहुंचा देता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। यहाँ उन्हें 3 सामंत दिखाई देते हैं और उनके पास तलवार भी होती है, लेकिन वो तीनों मरे नहीं थे, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक लड़की निकलकर उनके सामने आती है जो उनको कहती है कि मैं रमंडू की बेटी हूँ। तब कैस्पियन उस 3 सामंतों के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि ये तीनों जब इस आइलैंड पर पहुँचे तो जादू के असर से पूरी तरह से पागल हो चुके थे और एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन इस आइलैंड पर हिंसा करना मना है, इसलिए उन्हें लंबी नींद में सुलाया गया और जब इस जादू का असर खत्म होगा तब ये तीनों भी ठीक हो जाएंगे। अब इनके पास जितनी तलवारें थी वो सभी उस जगह पर रख देते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 6 तलवारें होती है और उस जादू का असर खत्म करने के लिए 7 तलवारें चाहिए थी। तब कैस्पियन रमंडू की बेटी से पूछता है कि वो आखिरी 7वीं तलवार हमें कहाँ पर मिलेगी। तब वो उन्हें बताती है कि वो आखिरी तलवार उस अंधेरे टापू में है और तुम्हें वो तलवार जल्दी से लानी होगी, क्योंकि अंधेरे टापू का मॉन्स्टर जल्दी से बाहर आने वाला है। ये सभी उस आइलैंड पर जाने लगते हैं, लेकिन जादू का असर उन्हें लुभाने की कोशिश करता है, उनके डर को हकीकत में बदलने लगता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है कि दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। तभी उन्हें वो आखिरी इंसान दिखाई देता है जिसके पास तलवार होती है। यूस्टेस उसे उठाकर शिप के अंदर लेके आता है। वो कैस्पियन को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। आगे वो कहता है कि आप आपके दिमाग में बुरे ख्यालात मत लाना, वरना वो सच हो जाएगा। कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एडमंड के दिमाग में उसका डर हावी हो गया था और वो डर था समुद्री सांप और ड्रैगन से मिक्स एक मॉन्स्टर का। और वो मॉन्स्टर पानी के बाहर निकलकर उनके शिप पर हमला करता है। दरअसल इस आइलैंड पर कोई राक्षस या मॉन्स्टर जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इंसानों का डर था, यानी कि जिससे वो डरते हैं वो चीज उनके सामने आती है। यूस्टेस उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है और उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो यूस्टेस पर हावी होता है। वो यूस्टेस को बुरी तरह से जख्मी करता है। यूस्टेस घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और एक टापू पर गिर जाता है जहाँ पर आसलन का देश होता है। कैस्पियन और एडमंड उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वही यूस्टेस जहाँ पर होता है वहाँ पर आसलन आता है और वो उसे देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो मैजिक से उसे असली रूप में बदल देता है और रमंडू आइलैंड पर पहुंचा देता है। यूस्टेस 7वीं तलवार आसलन के टेबल के पास लेके जाता है। वही एडमंड को व्हाइट विच दिखाई देती है जो उसको लालच देने लगती है कि वो उसके साथ चलेगा तो उसे सब कुछ देगी और उसे राजा बना देगी। एडमंड उसकी बातों में आने वाला था,
तभी यूस्टेस उस तलवार को असलन के टेबल पर रख देता है, जिससे जादू का असर खत्म हो जाता है और जो एडमंड के हाथ में तलवार थी वो भी ब्लू हो जाती है और वो समझ जाता है। एडमंड उस तलवार को मॉन्स्टर के मुंह के आर पार कर देता है, जिससे मॉन्स्टर आखिरकार मर जाता है। जादू खत्म होने के बाद उस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ जाती है और जिन लोगों की बलि दी गई थी वो लोग भी वापस आ जाते हैं। यूस्टेस भी तैर के उन लोगों के पास पहुंच जाता है। उसे असली रूप में देखकर सारे खुश हो जाते हैं। वही सब लोग असलन के देश के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खूबसूरत व्हाइट फ्लावर होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि असलन के देश के आगे बड़ी बड़ी पानी की लहरें होती है और उसके दूसरी तरफ असलन का देश होता है। तभी असलन वहाँ पर आके उन लोगों से मिलता है, जो उनसे कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, तुम बहुत दूर तक चल कर आए, लेकिन तुम्हारा सफर खत्म होता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या ये आपका देश है? तब असलन कहता है कि मेरा देश लहरों के उस पार है, अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहते हो तो असलन के देश में उसका स्वागत है। तब कैस्पियन पूछता है कि क्या मेरे पिता आपके देश में है? असलन कहता है कि तुम खुद चलकर क्यों नहीं देखते, लेकिन अगर तुम मेरे देश में आ गए तो नार्निया में तुम कभी लौट नहीं पाओगे। तब कैस्पियन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक राज्य और प्रजा दी, वो उससे भाग नहीं सकता और वो एक बेहतर राजा बनना चाहता है, इसलिए वो नार्निया में रहने का फैसला करता है। लेकिन रिपचिप असलन के देश में जाना चाहता है, क्योंकि असलन का देश देखने का उसका सपना था। वही यूस्टेस, लूसी और एडमंड का उनके घर वापस जाने का वक्त आ चुका था। असलन उन्हें कहता है कि लूसी और एडमंड अब नार्निया में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी पीटर और सुजैन की तरह बड़े हो चुके हैं, लेकिन यूस्टेस शायद आ सकता है। अब लूसी असलन को कभी नहीं मिल सकेगी, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। लेकिन असलन उसे समझाता है और कहता है कि मैं उनकी दुनिया में मौजूद हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मेरा अलग नाम है, तुम्हें उसी नाम से मुझे जानना होगा, इसलिए तुम्हें नार्निया में वापस बुलाया ताकि तुम मुझे थोड़ा बहुत जान लो। और वो तीनों सबसे अलविदा कहकर जादुई पोर्टल से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो पानी से होते हुए फिर से उस घर के अंदर आते हैं। अब यूस्टेस एक अच्छा इंसान जो अधिक नम्र और साहसी बन चुका है और वो समझ जाता है कि नार्निया जैसी जगह होती है। लूसी और एडमंड जानते हैं कि वो नार्निया में कभी नहीं जा सकते, लेकिन वो असलन के संदेश को याद रखते हैं और यूस्टेस नार्निया के सफर को याद रखने के लिए समुद्री जहाज की पेंटिंग फिर से अपने दीवार पर लगा देता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।